तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले दानियांग रियलम के पीक पर पहुंचने के बाद इंफू रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारी करने के लिए निकल गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में नॉर्थन टाउन ऑफ लिंगजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की कोई चलते हुए बोलता है ड्रैगन और टाइगर यान कल्टिवेशन पील के लिए 5 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। ग्रीन क्लाउड मिल्क इन यंग ब्रांच, ब्लड डियर ट्रियर्स, 100 रिंग जिनसिंग और स्प्रिट ड्रैगन मून फ्रूट्स। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लियांग यू होता है, यानी लियांग यू तो मर चुका है। इसका मतलब ये किनले ही है जो कि अपना भेष बदला हुआ है। वो आगे बोलता है पहले 4 चीजों को ढूंढना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये स्प्रिट ड्रैगन मून फ्रूट इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद वो एक शॉप में जाकर शॉपकीपर से पूछता है क्या आपको पता है कि ये स्प्रिट ड्रैगन मून फ्रूट कहाँ मिलेगा। शॉपकीपर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप बाइचेन माउंटेन के बारे में सुना है। किनले बोलता है आपका मतलब स्प्रिट ड्रैगन मून फ्रूट बाइचेन माउंटेन पर है। शॉपकीपर बोलता है बाइचेन माउंटेन में यूनझो साउथर्न बॉर्डर के करीब नॉर्थ की ओर 600 मील दूर बाइचेन नाम का एक सेट है। वो हर साल एक एल्केमी कंपटीशन करता है और सभी एल्केमिस्ट को उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट करता है और इसका फर्स्ट प्राइज स्प्रिट ड्रैगन मून फ्रूट है। अगर आपको आपकी एल्केमी स्किल पर यकीन है तो फिर आप बाइचेन सेट के एल्केमी कंपटीशन में क्यों नहीं जाते। किनले बोलता है अरे नहीं, अगर कोई आम पील होता तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दिक्कत तो हाई ग्रेड के पील को रिफाइन करने में है। मैं सभी हाई ग्रेड के पील को रिफाइन करना नहीं जानता। इस एल्केमी कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल करना सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर शायद से मेरे बारे में लोगों को पता चल जाएगा। ये सोचते हुए किनले उस शॉप से जा ही रहा होता है कि तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। इसके लिए किनले उस बंदे से माफी मांगता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है कमीने क्या तुम देख कर नहीं चल सकते। किनले उस बंदे को बोलता है ये साफ है कि तुम पहले मुझसे टकराए थे, तो फिर तुमने आखिरकार मेरी बेइज्जती क्यों किया। इस बात से वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है क्या आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस बात करने की। क्या तुम अपने जिंदगी से थक चुके हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर ये यंग मास्टर तुम्हें इसमें जरूर मदद करेगा। और तभी पीछे से एक खूबसूरत लड़की आकर बोलती है अपना बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई भी परेशानी पैदा मत करो। इस आवाज को सुनकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है जूनियर सिस्टर। दूसरी तरफ किनले इस आवाज को सुनकर पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या जूनियर सिस्टर। हमें दिखाई जाती है कि ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस मू होती है। मिस मू उस बंदे को बोलती है सीनियर ब्रदर क्या आने से पहले मास्टर ने हमें खास तौर पर ये नहीं कहा था ये फेंगशू पैलेस नहीं है, इसीलिए इतना लापरवाह मत बनो। वो बंदा मिस मू को सफाई देने लगता है, लेकिन मिस मू किनले से माफी मांगते हुए बोलती है अभी बिग ब्रदर थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए गलती से वो आपसे टकरा गया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमें माफ कर देंगे। किनले अपने मन में बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये आखिरकार ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो आगे से मिस मू को बोलता है किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मिस मू बोलती है हमें समझने के लिए आपका शुक्रिया, हम थोड़े जल्दी में हैं, इसीलिए हम चलते हैं। किनले बोलता है ठीक है, लेकिन किनले मिस मू को जाते हुए देख रहा होता है और हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है आखिरकार ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। वो यूनझो में क्यों दिखाई दी। तभी वो शॉपकीपर किनले को बोलता है सर क्या आप अभी अभी डरे हुए थे, वे फेंगशू पैलेस से हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना करना ही बेहतर है। किनले एक किताब के बारे में सोचते हुए बोलता है फेंगशू पैलेस क्या ये यूनझो के जियोग्राफी में बताया गया लिनलंग केव के फेंगशू पैलेस हो सकता है। वो शॉपकीपर बोलता है हाँ ये वही है। कहानियों के हिसाब से फेंगशू पैलेस और जिंकिंग पैलेस बहुत ही शॉकिंग है। इन दोनों सेटों से 2 उभरते हुए सितारे हैं। सर इस बार आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं। जिस आदमी से आप टकराए थे उसका नाम लुओ आओ हुआंग है, जो डोमिनेटिंग और बैड टेम्पर के हैं। अगर आइस फेरी बीच में नहीं आती तो फिर मेरे हिसाब से आपका लाश अब तक यहाँ पर पड़ा होता। किनले बोलता है क्या आइस फेरी। वो शॉपकीपर बोलता है हाँ आप यूनझो में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। 1 साल पहले फेंगशू पैलेस के ऑफिशियल हेड ने एक क्लोजेट डिसाइबल को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और एक सुप्रीम इमोर्टल स्पिरिट बॉडी है। सिर्फ 8 महीने के अंदर ही वो ब्रेक थ्रू करके इंफू रियलम पर पहुंच गई। ये सब कुछ सुनने के बाद किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या उस वक्त जब मैंने इजियन स्काई सेट पर एक बहुत ही बड़ा तबाही मचा दिया था तब तो उसके कल्टीवेशन लेवल गुइजन रियलम पर थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 1 साल के अंदर ही इंफू रियलम तक ब्रेक थ्रू कर चुकी
हैं क्या ये एक इमोर्टल ग्रेट स्पिरिट बॉडी के पोटेंशियल हैं। इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर फिजिक्स को बदल सकता है। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि लोग इसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे अभी के ताकत के साथ मैं इसको छुपाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बाईचैंग सेट एल्केमी कंपटीशन। ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाना अब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि रास्ते में किनले ने धीरे धीरे पूछताछ की और यूनझो के अंदर के हालातों को अच्छी तरीके से समझा। इस एरिया में 3 सबसे पावरफुल फोर्स हैं और इन तीनों मेजर फोर्स में से बाईचैंग सेट सबसे ऊपर हैं। उनके पैट्रियर्क पुयांग किंग फेंग ने पील को इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मेहनत किया है और सेरेमनी को ऑब्जर्व करने के लिए फेंगशु पैलेस और जिंगकिंग पैलेस को इनवाइट किया। अगर जुआनमिन सिटी एक डिमोनिक सेट नहीं होता तो फिर शायद से वो भी यहाँ पर आता। इसके बाद हमें 5 दिन बाद बाइजिन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले पहुँच जाता है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होता है। वहाँ पर एक बंदा बोलता है, सभी दाविस्ट को स्वागत है। ज्यादा बकवास ना करके मैं आप सभी लोगों को पील गैदरिंग के रूल्स को समझाऊंगा। इस साल पील गैदरिंग को 3 गेम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पहला गेम है हमारे क्लैन के द्वारा 5 पील के रेसिपी को सिलेक्शन करना है। आप क्लैन के एल्केमी फील्ड में जरूरतमंद जड़ी बूटियों को खुद चुन सकते हैं। सबसे पहले 10 रिफाइनर आगे आएंगे। दूसरे गेम में आप 3 टन ईशन पील को रिफाइन करेंगे। इस पील को रिफाइन करने के लिए 6 जड़ी बूटियों की जरूरत होता है, जिनमें से 5 हमारे क्लैन के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आखिरी जड़ी बूटी को आप लोगों को खुद ही चुनना होगा और इसके लिए पहले 5 रिफाइनर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक तीसरे गेम का सवाल है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। अच्छा, तो समय आ चुका है। बाईचैंग सेट सभी दाविस्ट को गैदरिंग में और माउंटेन के ऊपर स्वागत करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगता है और किनले जाते हुए अपने मन में बोलता है, तो बस सिर्फ इतना ही, ये तो थोड़ा मजेदार है। पहला गेम बेसिक स्किल को टेस्ट करने के लिए है। एलिमेंट्स ऑफ फायर, देखने के शक्ति और हाथों के स्प्रिट। जब तक ये लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट है, तब तक ये लोग इस टेस्ट को पास कर सकता है, लेकिन ज्यादा मुश्किल तो दूसरे गेम में है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का बैटल है। छुपी हुई सही जड़ी बूटियों को ढूंढ निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वे देखने की शक्ति, ध्यान और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ऊपर निर्भर करता है। तुम सिर्फ देखकर ही सही जड़ी बूटी का पता नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर किनले हमें और भी बहुत सारे बातें बताता है और ये सब कुछ बोलते बोलते वो उस पील को भी रिफाइन कर लेता है, जिसके बाद वो उस पील को अपने एस्ट्रोलैब की मदद से प्यूरिफाई करके एक हाई रैंक का पील बना देता है और फिर उसे ले जाकर उस एल्डर को दे देता है। वो एल्डर उस पील को लेने के बाद बोलता है, आपका नाम माजुई है ना? किनले बोलता है हाँ। वो एल्डर बोलता है, कांग्रेचुलेशंस, आप तीसरे गेम में आगे बढ़ने वाले आखिरी पार्टिसिपेंट हैं। ये आपके नंबर प्लेट है, प्लीज इसे ले लीजिए। 3 दिन के बाद स्टोन टैबलेट फॉरेस्ट में फाइनल कंपटीशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दाविस्ट माजुई अपना भेज देंगे। किनले इसके लिए उस एल्डर को शुक्रिया बोलता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होकर हमें सीधा ही 3 दिन बाद उस कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो सबसे पहले एक लंबा चौड़ा भाषण होता है और उन दोनों सेटों के लोगों को उस कंपटीशन में बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करता है, जिनमें से एक मिस मूव भी होती है। एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद वो एल्डर सभी लोगों को बोलता है, सब लोग, आप लोगों को इस फाइनल कंपटीशन में बायू किन पील को रिफाइन करना होगा। सभी दाविस्ट के लिए पील की रेसिपी और इंग्रेडिएंट उस स्टोन प्लेट पर रखा गया है। इस पील को रिफाइन करने के लिए आप सभी को आधे दिन का समय दिया जाएगा और आप लोग बीच में नहीं रुक सकते हैं। जो सबसे पहले पील को रिफाइन करेगा वही इस फाइनल कॉम्पिटिशन का विनर होगा। अगर आप लोगों के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो फिर अब इस खेल को स्टार्ट किया जाता है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि बाईचैंग सेट का पैट्रियस होता है और इसका नाम पुयांग किनफान है। हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में किनले के साथ टकरा गया था। वो बोलता है, इस साल अंकल पुयांग की पील गैदरिंग कंपटीशन पिछले बार के हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल है। कंपटीशन के खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि कई और एल्केमी एस्ट्रोलॉजर बाईचैंग सेट में आएंगे, है ना? पुयांग बोलता है, तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। इस दुनिया में एल्केमी मास्टर से दोस्ती करना काफी ज्यादा सम्मान की बात है। वो यंग मास्टर बोलता है, वैसे मैंने सुना है कि हाल ही में साउथर्न बॉर्डर के एक बंदा जिसका नाम फेडुओ है, उसे इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर मिला है। रुई इमोर्टल अलायंस और 10 इन माउंटेन में इस इंसान को ढूंढ निकालने के लिए एक साथ हाथ मिला लिया। तभी वो तीसरा जियांगकिंग पैलेस का बंदा बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर इतना ज्यादा महान है। अगर कोई अपने पूरे दिल से कल्टिवेट करता है
तो फिर वो इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर के बिना भी कल्टीवेशन के बहुत ही हाई लेवल तक को भी अचीव कर सकता है। इस बात से वो यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, जुआन किंग याओ, जबकि तुम्हारे जियांग किंग पैलेस इमोर्टल वर्शिप ऑर्डर की कोई भी परवाह नहीं करता है, तो फिर तुम इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? किंग याओ बोलता है, ये तो सिर्फ मेरे मास्टर का एक ऑर्डर था, इससे मेरे चाहने ना चाहने से कोई भी लेना देना नहीं है। पैट्रियस पुयंग बोलता है, तुम दोनों को आपस में बहस नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि जिंकिंग पैलेस का यंग मास्टर जीनियस और टैलेंटेड है। क्या जिंकिंग पैलेस को कियान इवांग पावर के सीक्रेट का अंदाजा हो गया है? किंग याओ बोलता है, पैट्रियस पुयंग बहुत ही काइंड है, मुझे सच में इस स्किल के मास्टरी का एहसास है, लेकिन ये स्किल एक लोगों को मारने का स्किल है और मैं नॉर्मली इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो यंग मास्टर बोलता है, आखिरकार कियांग यान पावर क्या है? मेरे जूनियर सिस्टर के ब्लू स्नो कोलाइट स्पेल के कंपैरिजन में मुझे तो लगता है कि ये इतना करीब भी नहीं है। मिस मू उसके बातें सुनने के बाद थोड़ा चीख जाती है और दूसरी तरफ पैट्रियस बोलता है, मैंने बहुत ही लंबे समय से आइस फेरी का नाम सुना है, लेकिन आज उन्हें अपने आंखों के सामने देखना सच में बहुत ही गर्व की बात है। पास्ट में आपके मास्टर ने ब्लू स्नो कोलाइट स्पेल को बनाया और अब वो दुनिया में बहुत ही फेमस है। मुझे उम्मीद नहीं था कि आइस फेरी भी इस मेथड को जानती होगी। इस बात को सुनने के बाद मिस मू बोलते हैं, पैट्रियस पुयंग तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, इस स्पेल को अच्छी तरीके से समझना अभी बाकी है। तभी वो यंग मास्टर बोलता है, आखिरकार जूनियर सिस्टर को क्या हो गया है? आपने सच क्यों नहीं बताया और कियांग याओ के आत्मा को कुचल क्यों नहीं दिया? मिस मू उसके बातों को काटते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, कंपटीशन अब बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर है, इसीलिए हमें वहाँ के सिचुएशन के ऊपर नजर डालना चाहिए। पैट्रियस बोलता है, बहुत अच्छे, फेंगशु और जियांग किंग पैलेस मेरे बाइचंग सेट के सबसे कीमती मेहमान हैं, तो फिर चलिए हम शांति बनाते हैं और इस पील गैदरिंग कंपटीशन को देखने में ध्यान दे। हमें किनले को दिखाया जाता है जिसे कि पील रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और वो बोलता है, सभी जड़ी बूटियों को इसके अंदर डाल दिया गया है, आप मुझे इन सभी को पिघलाकर मेडिसिनल लिक्विड के फॉर्म में लाना होगा। हालांकि मेरे हाथ में यांग शाओ के द्वारा छोड़ा गया फायर एलिमेंट सूत्रा नोट है, लेकिन एक एल्केमी दाव के तौर पर मैं अभी भी उन मास्टरों के साथ तुलना नहीं कर सकता। किस्मत से अभी भी मेरे पास मेरा एस्ट्रोलेफ है। अगर मैं यहाँ पर एक पिल को रिफाइन नहीं कर पाया तो फिर अगला सबसे अच्छा तरीका मुझे एक बेकार पिल को प्यूरिफाई करना होगा। आमतौर पर एक पिल को रिफाइन करने से कम समय एक बेकार पिल को प्यूरिफाई करने में लगता है, इसलिए जब वक्त आएगा तो फिर इस मौके का फायदा उठाकर मुझे अपने एस्ट्रोलेफ की मदद से एक पिल को प्यूरिफाई करना होगा, ताकि मैं उन मास्टरों के समान ग्रेड के पिल को रिफाइन कर सकूं। इसके अलावा मेरे एस्ट्रोलेफ के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए मुझे अपने आँख को बहुत ही ज्यादा तेज करना होगा ताकि मैं एस्ट्रोलेफ को आग की रोशनी से ढक सकूं। तभी वहाँ पर तेजी से आग जलने की वजह से उन सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन किस्मत से वहाँ पर सिर्फ किनले ही नहीं बल्कि एक और अल्केमिस्ट भी बहुत ही तेजी से आग को जला रहा होता है। ये देखने के बाद पैट्रियस बोलता है, लगता है कि बहुत जल्दी अब एक पिल तैयार होने वाला है। तभी वो यंग मास्टर बोलता है, किंग याओ, क्या तुम्हारे पास इस यंग मास्टर के साथ साथ लगाने की हिम्मत है? इस बार पिल गैदरिंग कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस जरूर से इन दोनों में से ही कोई एक होगा। चलो गेस करते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सबसे पहले पिल को रिफाइन करेगा। कियांग याओ बोलता है, ठीक है, लेकिन जबकि हम दोनों यहाँ पर एक गैम्बलिंग करने वाले हैं तो फिर क्यों ना हम इसमें कुछ प्राइस को भी ऐड करते हैं। अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें मुझे दादाजी कहना होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? यंग मास्टर बोलता है, अच्छा, तो फिर इस यंग मास्टर का भी यही रिक्वेस्ट है, यानी कि अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें भी मुझे दादाजी कहना होगा। तभी मिस मू उसे रोकते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यंग मास्टर बोलता है, इसमें गलत क्या है? क्या मेरा किस्मत उससे ज्यादा खराब हो सकता है? आप हमारा फेंगजू पैलेस लाइमलाइट पर रहेगा। जूनियर सिस्टर, बस इंतजार कीजिए और देखिए। और फिर कियांग याओ से पूछता है, तो आखिरकार तुम किस पर बेट लगाने जा रहे हो? कियांग याओ बोलता है, बाय और वाला, मुझे लगता है कि उसका नाम मा जुईहे है। यहाँ पर कियांग याओ किनले को चुना है। यंग मास्टर बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं बीच वाले को चुनता हूँ। जब किस्मत की बात आता है तब मैं बचपन से कभी नहीं हारा। कियांग याओ हारने के बाद अपने बातों से मुकरना मार। इसके बाद हमें दोबारा से किनले को दिखाया जाता है जिसका पिल रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए वो फायर पावर को कम करने लगता है। किनले बोलता है, लगभग मेरा पिल रिफाइनिंग पूरा होने ही वाला
वाला है। अब मुझे फायर पावर को कम करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कायम रहता हूँ तो फिर स्प्लिट ड्रैगन मून फ्रूट मेरे हाथों पर होगा। अगला आप मुझे पील को शेप देना है। लेकिन तभी अचानक किनले का यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाता है, यानी कि यंग फायर को कम करते हुए उसका इन फायर रिवील हो जाता है, मतलब कि डिमोनिक फायर रिवील हो जाता है, जिसे देखकर किनले बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, लगता है मैं क्या काम से। हेडमास्टर भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यंग मास्टर बोलता है, अंकल फुयांग आखिरकार क्या हुआ। हेडमास्टर बोलता है, उस माजुई ने सच में एक ब्लू लाइट को प्रोड्यूस किया। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या किनले इस कंपटीशन को जीत पाएगा, और अगर उसने इस कंपटीशन को जीत लिया तो क्या वो यंग मास्टर किनले के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और वो ऑलरेडी किनले से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और क्या आगे चलकर मिसमू और किनले के बीच फाइट होगा या फिर कुछ और, ये सब कुछ हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अब सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।